उड़ीसा में देखो, जब से अपने आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं, एक के बाद एक माइंस को ऑक्शन करते जा रहे हैं। आरएसएस क्या बोल रहे हो? वो यही तुलना कर रहा है कि आदिवासी मतलब हिंदू अगर कन्वर्ट कर लोगे तो डीलिस्टिंग कर देंगे। तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट में जाके ये सेम बात बोल सकते हैं? क्या लक्षद्वीप में जाके ये सेम बात बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ये वहाँ बोलेंगे जहाँ इनका राजनीतिक फायदा होता है। आदिवासी का प्रॉब्लम धर्म नहीं है, ना ही डीलिस्टिंग है। आदिवासी का मेन प्रॉब्लम है जमीन, लैंड। एसटी सब प्लान में जो पैसा आता है, दैट हैज़ बीन डाइवर्टेड इन दिस लास्ट 12 years। कभी ब्रिज बनाने के लिए भेज देते हैं विच सपोज टू बी फॉर द ट्राइबल्स। जी, मोदी जी को हिम्मत नहीं है यूनिवर्सल सिविल कोड देश में लागू करने की। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग बेसब्री से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्राइबल किचन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बहस हो रही है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद के बाहर हो रही है। और देश के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं इस मॉनसून सत्र में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उड़ीसा के कोरापुट के लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका मौजूद है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या गतिविधियां हैं आपकी? संसद तो काम कर नहीं रही है। हम चाहते थे कि आज के डेट में जब हम लोग के सेशन स्टार्ट हुआ, तब एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था पेपर लीक के बारे में। वी वांटेड अ डिस्कशन ऑन दैट, एंड हम लोग का डिमांड भी था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए कि पेपर लीक वो रोक नहीं पाए। दूसरा, जो चंदा चोरी का बात है, राम मंदिर का जो चंदा चोरी का, उसके बारे में चर्चा करना चाहते थे, पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते थे। दिस इज़ नॉट टू मच टू आस्क। अगर हम सब इतना बड़ा पंचायत है विश्व का, वहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कशन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो वंदे मातरम का बिल लेके आए, फिर पारित किए, फिर चर्चा हुआ नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ। फिर जो बार्बरिक लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन से जो अटैक किए छात्रों के ऊपर, उसके लिए हम चाहते थे कि गृह मंत्री आके सदन में स्टेटमेंट दे कि एक्चुअली किसने ऑर्डर किया, क्यों हुआ, छात्रों पे क्यों अत्याचार हुआ। यही बात है। इसी बात के लिए वो राजी नहीं है चर्चा करने के लिए। एंड सरकार नहीं चाहती कि डिस्कशन हो। अगर वो चाहती थी तो फिर 3 हफ्ते चले गया, 3rd वीक का लास्ट डे कर सकते थे। बहुत दुख की बात है। हम लोग चाहते हैं कि डिस्कशन हो, एरिया की बात रखें, बट दिस गवर्नमेंट डजंट वांट टू रन द। लेकिन जब आप, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जो आदिवासी बहुल इलाका है, और वहाँ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होंगे जो आप पार्लियामेंट में उठाना चाहते थे। और ये बात सही है कि जो जैन जी का आंदोलन था, जिस तरह की लाठीचार्ज हुई, पेपर लीक, सीरियस इश्यूज़ हैं। अयोध्या का राम मंदिर भी सीरियस इशू है। लेकिन जब संसद नहीं चलती है तो आपके जो इश्यूज़ जो आप पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे जो सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं, क्या वो डिले हो जाते हैं? कोई और रास्ता निकालते हैं आप लोग? एक और रास्ता है कि जो स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चन होता है, भले पार्लियामेंट नहीं चले, उसका रिटर्न रिप्लाई हम तक पहुंच जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र का वहाँ का रेलवे लाइन एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में एक स्टार्ट क्वेश्चन लगा था मेरा। सीजी माली में जो आंदोलन चल रहा है, इसके जो अब पैसा लागू नहीं है, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं है, ग्राम सभा फर्जी हुआ है, वो मैंने क्वेश्चन डाला था, उसका रिटर्न रिप्लाई मिला था। ऐसे इंद्रावती प्रोजेक्ट के बारे में ये कई मुद्दे हैं जो कि रिटर्न रिप्लाई मिल जाता है, बट जो 0 आवर में बोलने से जो एक इम्पैक्ट होता है, जो स्टार्ट क्वेश्चन रिप्लाई में जो इम्पैक्ट होता है, वो नहीं हो पा रहा, जो कि बहुत दुख की बात है। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, हम लोगों की बात रख पाएँ, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं कोरापुट, उनकी बात कैसे रखा जाए, इसका यही हम सब का यही इच्छा होती है। तो आपने जो ये क्वेश्चन की बात की, सीजी माली की खास तौर पे, जो आपने इस पे क्या सवाल था आपका और क्या सरकार से आपको जवाब मिला, अगर वो बता सकें? मेरा ये सवाल था कि सीजी माली के लिए आपका स्टेज 2 एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला। इससे पहले आपका पब्लिक हियरिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। देयर इज एलिगेशन की फेक कंसेंट लिया गया, ये सब के बारे में जवाब दो। सरकार बड़ी मीठा से लिख दिए कि नहीं, सब सही तरीके से हुआ था एंड स्टेज 2 क्लियरेंस दे दिए। अब स्टार्ट क्वेश्चन होता तो फिर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, सरकार को ग्रिल कर सकते थे। अब नहीं कर पा रहे हैं, तो अब फिर से पार्लियामेंट जब होगा तो 0 आवर होगा, या फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट क्वेश्चन लगेगा तभी ग्रिल कर सकते हैं। जी,
तो अपने देखने वालों को बता दें कि जो शीजी माली का जिक्र सांसद महोदय कर रहे हैं, ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विस्थापन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उड़ीसा के कोरापुट ज़िले का मुद्दा है और उसमें एक आंदोलन भी आदिवासियों का चल रहा था, पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प भी हुई थी। कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पे एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा सकें, लेकिन अगर आप हमें समझा सकें इस पूरे मसले के बारे में और आप कहाँ और आपकी पार्टी कहाँ खड़े होते हैं इस मुद्दे पे। देखिए, सीजी माली एक माइनिंग प्रोजेक्ट है जो एक कंपनी ने लिया हुआ है। तो बेसिकली जो गांव वालों का आरोप है कि जो ग्राम सभा हुआ था वो कंसेंट नहीं लिया गया था। जो लोग मर गए हैं उनके सिग्नेचर थे, जो लोग वहाँ रहते नहीं है, सपोज बैंगलोर में रहते हैं, उनका सिग्नेचर लिया गया, जो पढ़ा लिखा आदमी उसका अंगूठा छाप लिया गया। देयर इज एलिगेशन कि मैनिपुलेशन हुआ था ग्राम सभा। इसके लिए 2023 में ये पारित हुआ था, अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए। तो अभी पिछले 2-3 महीने पहले तो वहाँ के जो प्रशासन ने वो जाके सुबह 3-4 बजे घुस के लाठीचार्ज किए, फिर पैलेट गन मारे, पैलेट गन तो नहीं, टीयर गैस शेल फायर किए एंड उन पर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी हम सब गांव वाला के साथ है। हमारा डिमांड मेन है कि ग्राम सभा ठीक रूप से होना चाहिए, एक कोर्ट मॉनिटर्ड जैसे नियमगिरी में हुआ था उस टाइप ग्राम सभा करो। अगर लोग चाहते हैं यहाँ पे खनी खदन हो तो हमें मंजूर है, लोग मना करते हैं तो आए नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि माइनिंग बंद कर दो या माइनिंग नहीं होना है या फिर माइनिंग होना है, हम ये कुछ नहीं बोल रहे। जो भी हो लोगों की सहमति से हो, लोगों की सहमति हो। जो कानून बनाया गया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पैसा है, ये सब अब ये संविधान में जो व्यवस्था है उसका पालन करो एंड अकॉर्डिंगली यू डू डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन लाठीचार्ज करके, टॉर्चर करके, फेक करके, ग्रीड दिखा के, ये सब करने से हम उसके सहमत नहीं है। हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों से इस मसले पे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये बीजेडी की जो पहले की सरकार थी उसका फैसला था और ये ऑटो पायलट पे है। आज की जो सरकार है उसको इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। नहीं, ये तो नवीन पटनायक जी का ही करामत है, हम तो मानते हैं। बट ये सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, आप एक डिसीजन जो पहला सरकार ले उसको वापस भी तो ले सकते हो। डबल इंजन की सरकार है, भले बीजेडी सरकार इसको अप्रूव किया था, ये जो भी इंडिविजुअली इन्वॉल्व थे, बट अभी सरकार बदलने के बाद व्हेन यू हैव ए ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, आदिवासी की बात सुनो। मुख्यमंत्री 5 बार आ चुके हैं, मेरे एरिया तो बार आते रहते हैं क्योंकि अकेला मैं कांग्रेस का सांसद हूँ, लेकिन उसके बारे में चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा गलत था तो अब सेम गलती को ऑटो पायलट का क्या मतलब है। सरकार में हो, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि उड़ीसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी हैं। जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है आदिवासी कम्युनिटीज़ के विकास से जुड़े हुए मसलों को उठाने में या उनको सुलझाने में, या फिर ये एक्चुअली बहुत सिंबॉलिक है? बीजेपी में तो सिंबॉलिक है। आप बनाते हो, पद देते हो, बट उसको आप पावर नहीं देते हो। मुझे तो पूरा सिंबॉलिक लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो करना है, छत्तीसगढ़ के भी मैं कांग्रेस तरफ से मैं इंचार्ज था वहाँ पे, हम देख रहे हैं बस्तर में क्या हो रहा है, बालीडेला में क्या हो रहा है, हसडीओ में क्या हो रहा है। आपका जो ये फैक्ट्री है उसका निजीकरण कर रहे हैं, जो एनएमडीसी की फैक्ट्री है। फिर उसके बाद बहुत हो रहा है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं है। उड़ीसा में देखो, जब से अपने आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं, एक के बाद एक माइंस को ऑक्शन करते जा रहे हैं। अदानी को अभी बीच में आए थे मेरे क्षेत्र को, 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का वो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे। तो ज़मीन कहाँ से दे रहे हैं? अब आदिवासी एरिया में ज़मीन का प्राइस बहुत कम होता है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप उसको लैंड एक्वायर करोगे तो फिर ये मेरी एरिया में जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, एक आदिवासी को एकड़ के लिए 10,000 रुपया दिए थे। मैं बार मैं पार्लियामेंट में उठाया हूँ क्योंकि प्राइस ही कम है, 100 साल से ट्रांजैक्शन नहीं है। ओलर एक्ट में आप बेच नहीं सकते हो ना आदिवासी को, तो उसका वैल्यूएशन कम होता है। सरकार की जिम्मेदारी है, अब उसका लैंड वैल्यूएशन जो है एक जनरल का जितना आदिवासी का उतना होना चाहिए। खाली सर्कल रेट या ट्रांजैक्शन रेट देख के नहीं कर सकते हो आप।
ऐसा बहुत सा समस्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होने से आदिवासी लोगों को फ़ायदा हो रहा जी। है। हमारे राष्ट्रपति हम बहुत आदर करते हैं, बट वो उनके पास हम खुद गए थे कि सोरा लैंग्वेज को आप 6 शेड्यूल में स्थान देने के लिए। जी। एंड झोड़िया एक ट्राइब है जो कि आदिवासी मान्यता नहीं मिल पा रहा है, हम उन पे गए थे तो काम नहीं हुआ अभी तक। वो चाहती थी, वो लेटर लिखी है, बट काम नहीं हुआ। तो एक राष्ट्रपति से चिट्ठी जाता है जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को, जी। ज्वेलर भी उड़ीसा से, वो भी आदिवासी है। हाँ, केंद्रीय मंत्री भी, केंद्रीय आदिवासी राष्ट्रपति भी आदिवासी है, एंड मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। आपके बाल्डा माइंस हो, सेरुबंदो माइंस हो, सीजीमाली हो, आपकी सुंदरगढ़ हो या केवंझर हो, अत्याचार तो आदिवासी के ऊपर ही हो रहा है। इन सब के बावजूद, होने के बावजूद, इन सब के होने के बाद, चलिए आपके कोरापुट के बारे में और आपके राज्य के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हमने मानसून सत्र से जब बातचीत शुरू की, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि असली लड़ाई आइडियोलॉजिकल है। बीजेपी के साथ तो है ही, लेकिन बीजेपी के पीछे जो ताकत है आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस तरह से कन्वर्जन का मुद्दा लगातार उठ रहा है, आपने बस्तर का जिक्र किया, आप इंचार्ज थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहाँ जो लॉस हुआ उसमें डीलिस्टिंग और कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा था। क्या आप ये मानते हैं कि आदिवासी में आइडियोलॉजिकल लड़ाई ज़्यादा है? देखिए, आदिवासी मतलब मूलवासी होते हैं, दे आर द इनिशियल हैबिटेंट ऑफ दिस प्लेस। मूलवासी जो होते हैं, द फर्स्ट पर्सन, इसको धर्म के ऊपर से देखना पड़ेगा आपको। आदिवासी हिंदू भी धर्म पालन कर सकता है, ईसाई कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, या कोई भी कर सकता है। आदिवासी आदिवासी होता है। वी हैव अराउंड 800+ ट्राइब्स एंड पीवीटीजीस 50 के आसपास होंगे। तकरीबन 12 करोड़ आदिवासी हैं। मैं पूरा जितने आदिवासी है आपके हिंदी मातृभाषा के आदिवासी, मध्य प्रदेश आपके भील हो गए, गोंड हो गए, मध्य प्रदेश आपका छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान में हो जमीना हो गए वगैरह, ये बाकी उड़ीसा में आ गए आपका कौंधो हो गए, लांजिया सोड़, डोंगरिया कौंधो हो गए, देसिया हो गए, बहुत सारे आदिवासी से। अब तेलंगाना भी सेम ही है, साउथ में ऐसे। अब नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, नागालैंड में, अरुणाचल में, मणिपुर में कुकीस आदिवासी, नागास है आपके, आसाम में, मिजोरम में, तो दे आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। लक्षद्वीप चले जाओ, 95% आर ट्राइबल्स लक्षद्वीप में, सारे मुसलमान हैं। सो यू कांट से आरएसएस क्या बोल रहे हो, वो यही तुलना कर रहा है कि आदिवासी मतलब हिंदू अगर कन्वर्ट कर लोगे तो डीलिस्टिंग कर देंगे। तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट में जाके ये सेम बात बोल सकते हैं? क्या लक्षद्वीप में जाके ये सेम बात बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ये वहाँ बोलेंगे जहाँ इनका राजनीतिक फायदा होता है। बीफ के बारे में बोलते हैं कि बीफ नहीं खाना चाहिए, गोवा में जाओ वो बोलेंगे बीफ खाओ। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके बोलो। आरएसएस कोई आइडियोलॉजिकली लिंक्ड नहीं है, वो खाली धर्म के नाम पे आदिवासी को गुमराह करने की कोशिश करिए। डीलिस्टिंग को, धर्म परिवर्तन, जो कन्वर्शन का बात है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा था कि कन्वर्ट करने के लिए एक नन को अरेस्ट कर लिए थे बिलासपुर दुर्ग में, हम गए थे जी, जी। वो जेल में गए थे जी। जब केरला में उनके मिनिस्टर्स वगैरह चिल्लाने लगे तो खुद आ गए उस नन को रिहा करने के लिए, क्योंकि केरला में चुनाव था। जी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जब आदिवासी इलाकों में आप डीलिस्टिंग या कन्वर्जन के मुद्दे के सामने खड़े होते हैं, बीजेपी या आरएसएस का जितना एग्रेसिव कैंपेन है, जिस तरह से आपको उसको फाइट आउट करना है एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ट्राइबल लीडर्स, आप उतनी ताकत के साथ शायद नहीं कर पाते हैं। हम करते हैं, अब इसलिए हम जीतते हैं, हम करते हैं। बिल्कुल हम खड़े रहते हैं आदिवासी लोग के साथ, उनके साथ खड़े रहते हैं। वो क्या धर्म पालन करेगा वो उनके ऊपर। संविधान में दिया गया है कि आप यू कैन प्रैक्टिस व्हाट ऑफ रिलीजन यू, हमें कुछ लेना देना नहीं है। कभी ये दुविधा पैदा होती है आपके मन में एक आदिवासी नेता के तौर पे या कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के तौर पे कि अगर आरएसएस का जो कैंपेन उसके खिलाफ आप जाते हैं कि सभी आदिवासी हिंदू हैं, क्या भी ये दुविधा पैदा होती है कि अगर इस लाइन का विरोध करेंगे तो जो मेजॉरिटी हिंदू मतदाता है वो आपके खिलाफ हो सकता है? आदिवासी के प्रॉब्लम धर्म नहीं है, ना ही डीलिस्टिंग है। आदिवासी का मेन प्रॉब्लम है जमीन, लैंड। जब तक इस मुद्दा को आप पकड़ोगे
आदिवासी लोग सब खड़े रहेंगे। ज़मीन का इशू है, धर्म तो लेना देना नहीं है उनको कुछ, वो अपना पालन कर रहे हैं। वो मतलब कुछ आदिवासी बुद्धिस्ट हैं, हम किरण राजू जी, या फिर अलग है, तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आरएसएस धर्म का इस्तेमाल करता है, खाली आदिवासी नहीं, हर जगह लोगों को धर्मांतरण का मतलब जो भी इशू है वो मोबिलाइज करता है कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो, हिंदू क्रिश्चियन कैसे हो, हमें उससे कुछ लेना नहीं है। आज की डेट में अगर आदिवासी कोई प्रॉब्लम है, जल जंगल ज़मीन, हम उसके लिए खड़े हैं, चाहे वो केन बेटवा हो या आपका लक्षद्वीप हो, चाहे निकोबार आइलैंड में शॉम्पेन ट्राइब्स है, उसको क्या बोलोगे, हिंदू बोलोगे? आपकी हिंदी जो यहाँ पे हार्टलैंड है छत्तीसगढ़ में, अदानी को खोल के दे रहे हैं सब कुछ। अब सीजी माली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब रास्ता रोक किए थे हम लोग, वहाँ एक सड़क बननी थी, तो सड़क बनने के लिए जो पुलिस आया था, लोगों को लाठीचार्ज जो हुआ था, जो इंसिडेंट मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो वो सड़क बनना बंद हो गया। पता है क्या किया सरकार ने? जी, अश्विनी वैष्णव जी ने एक स्पेशल रेल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, जो टिकरी से लेके आपका सीजीमाली लेके कुटरुमाली लेके कलांडी के लिए स्पेशल रेल प्रोजेक्ट, एक दिन के अंदर, टू हेल्प द माइनिंग, क्योंकि वो रास्ता नहीं बन पा रहा, रेल बन जाए, रेल से आपका कच्चा माल यहाँ से वहाँ। दिस इज व्हाट देयर प्रॉपर फेस। एंड ये धर्म के नाम पे भ्रम फैला करके ये देखना चाहते हैं कि कैसे बढ़ जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो आदिवासी गांवों में पानी पहुंचाने की योजनाओं में सालों साल खर्च हो जाते हैं, और माइनिंग के लिए ओवरनाइट ट्रेन लाइन, स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेन लाइन, ये है अपना मोदी जी है ना। अश्विनी वैष्णव भी उड़ीसा के, अच्छा, वहां से राज्यसभा एमपी है, राज्यसभा कलेक्टर थे बालासोर के। अच्छा, वो वहां रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, वो राज्यसभा से नवीन पटनायक ने भेजा उन्हें। अरे वाह, सारे मिलके हम ही लोग के आदिवासी पर अत्याचार न करने के लिए अपनी नेता पैदा हो रहे हैं। तो दिस इज नॉट फेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो प्रोविजन है वो पालन करो। वी आर नॉट एंटी डेवलपमेंट, वी आर नॉट एंटी माइनिंग, बट अगर एक बंदा नहीं चाहता है अपना घर छोड़े, कैसे गांव को डिस्प्लेस कर दोगे आप? हम लोग जो अभी आपने जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे, या गोवा में आप जाएंगे, या केरल में आप जाएंगे, तो बीफ के खिलाफ आप नहीं बोल पाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, है ना। बाकी जगह बीफ की बात करते हैं। इससे मुझे ये समझ में आता है कि जब बात होती है बीफ की या यूनिवर्सल सिविल कोड की बात होती है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या उनको ही खतरा है। लेकिन आदिवासी इलाकों में घूमते हुए मैंने ये महसूस किया है कि यूनिवर्सल सिविल कोड या खाने को लेके जो एक तरह का कैंपेन है कि आप क्या खाएंगे, उससे आदिवासी भी उतना ही प्रभावित होगा या उतना ही चिंतित है या होना चाहिए उसको। एक तो मैं बोलता हूँ मोदी जी को हिम्मत नहीं है यूनिवर्सल सिविल कोड देश में लागू करने की। मैं चैलेंज दे के बोल रहा हूँ, आप देखो वो जो बिल लेके आ रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम इट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी क्या लड़ाई है अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ हर तरह, आई सेड अबाउट 800 प्लस ट्राइब, सबका अपना रीति रिवाज है, सबका अपना चीज़ है। अब एक कोड लेके आओगे, हिम्मत नहीं है लेके आने का। यूनिवर्सल सिविल कोड इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्राइबल्स एटलीस्ट। अच्छा, ये बताइए कि अभी सेंसस चल रहा है और ये एक डिमांड है कई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस की कि आदिवासियों की भी अलग से गिनती होनी चाहिए, उनकी पहचान दर्ज होनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है इस पे? आदिवासी गिनती अलग से होती है एसटी करके, तो ये तो है ही। तो आप बोल रहे हो सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो? नहीं, जनगणना में ये कहा जा रहा है कि जैसे हिंदू का एक कॉलम है, क्रिश्चियंस का एक कॉलम है, ऐसे ही आदिवासियों को भी अपनी धार्मिक पहचान दर्ज करने का की छूट होनी चाहिए। देखिए, ये हर डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट है। तो जो झारखंड से मेन आता है वो चाहते हैं कि रिलीजियन कोड में सरना का ऑप्शन भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें आदिवासी का ऑप्शन है कि हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अभी के डेट में भी अवेलेबल है कि वहाँ पर रिलीजियन कोड में यू कैन से हिंदू, क्रिश्चियन या अदर्स कर सकते हो, तो वो लिख सकते हो। सब ट्राइब की बात कर रहे हो तो फिर दैट इज़ करंटली मुझे नहीं लगता नोट करते हैं कि वी हैव एग्जैक्ट नंबर्स, कौन से ट्राइब कितना परसेंटेज है। जी, तो मुझे ये बताएं आप कि आप
जब संसद में हैं आप, जो ट्राइबल एमपीज हैं, आमतौर पे ये कहा जाता है रीजनल पार्टीज़ के लोग और कई एक्टिविस्ट से भी हम लोग सुनते हैं कि जब नेशनल पार्टीज़ में ट्राइबल लीडर होते हैं तो बहुत रेयर होता है कि ट्राइबल लीडर्स को बोलने का मौका दिया जाए। अब वो भाषा की वजह से कह लीजिए या वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ट्राइबल्स को जितना प्रोमिनेंस मिलना चाहिए या जितने अवसर मिलने चाहिए बोलने के अलग अलग पार्टीज़ का अक्रॉस द पार्टी लाइन में, आपके एक्सपीरियंस क्या है? द कांग्रेस इज़ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दे प्रमोट ट्राइबल्स, स्पेसिफिकली सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी। तो अपने पार्टी में वी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी होता है तो हमारे सारे एमपीज को भी मिलता है। आल्फ्रेड इज़ अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, जो अपने मणिपुर के हैं, ही इज़ अ ट्राइबल। सालेंग जी हैं, दीपक जब था लास्ट टाइम, दीपक भाई जी छत्तीसगढ़ के, मुझे भी बहुत मौका मिला है एंड आई रेज लॉट ऑफ इशूज ऑल्सो, चाहे वो नक्सल्स के बारे में हो, ट्राइबल के बारे में, एवरीथिंग। बीजेपी ऑल्सो मुझे लगता है कुछ कुछ एमपीज को वो मौका देते हैं, बट मेन क्या है, हम लोग का डिमांड था कि जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है डिस्कशन और बजट सेशन में, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ले लो एंड खाली आदिवासी सांसद को बोलने दीजिए, जो डिबेट चलेगा उससे सारी हर जगह का प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। क्यों? व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइब्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। जब तक सब एक पार्टिसिपेट करके एक डिमांड फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ले आओ और सबको बोलने दो। लास्ट टाइम था बट वॉश आउट हो गया था, तो लास्ट 17 लोकसभा में कर नहीं पाए। But I think Congress as a party is promoting tribals and we get opportunity। बाकी पार्टीज का हमें इतना ज्ञात नहीं है, बट वो खुल के नहीं बोल पाते जैसे हम बोल पाएंगे ना कि जमीन का इशू है, ग्राम सभा फेक हो रहा है। तो बीजेपी वाले अगर या एनडीए के जो भी है तो अपने वो उनका वो आज़ादी नहीं होता है जी। हम अपने टाइम में भी यूपीए जब था तब भी बोलते थे एंड अभी एनडीए के टाइम में भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि नॉर्मली बीजेपी में होता है। दैट इज़ द डिफरेंस, बट आई थिंक वी आर वेरी गुड ऑरेटर्स जो ट्राइबल्स है एंड दे पार्टिसिपेट ऑल्सो, आई सी देम पार्टिसिपेटिंग। ओके, अच्छा ये बताइए कि कोरापुट की अगर हम बात करें, आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हमें कुछ मौका मिला है वहाँ पे घूमने का। कई पीवीटीजी कम्युनिटीज़ भी हैं, अलग अलग, जैसे आपने कहा अलग अलग समुदायों के अलग अलग तरह के इश्यूज़ हैं। कोरापुट में कई माइक्रो प्रोजेक्ट्स चलते हैं अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब हम जाते हैं आपके इलाके में तो हम ये पाते हैं कि अभी भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जो बहुत ख़राब हालातों में जी रहे हैं, जो बेसिक उनके जो राइट्स हैं वो भी उनको हासिल नहीं हैं। तो ये माइक्रो प्रोजेक्ट चलने के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों है और बरसों से चल रहे हैं? मतलब तो ये खाली एनडीए सरकार नहीं है जी, आज़ादी के बाद से चल रहा है एंड देयर हैज़ बीन मल्टीपल इंटरवेंशन। मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है एंड जैसे माइक्रो प्रोजेक्ट की बात करें, LSDA लांजिया सूर्या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, DKDA डोंगरियाकोन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये सब में है बट ठीक वे से वो नहीं लागू हो पा रहा है। उसमें एक चैलेंज भी है, बाई पार्टीशन में बोल रहा हूँ। उसमें मेन है कि डेवलपमेंट क्या है, उसका परिभाषा एक आदिवासी से पूछोगे तो फिर मेरे लिए मैं अपने पहाड़ में, अपने संस्कृति में, अपने कल्चर में, अपने खेती बाड़ी करके मैं संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूँ या फिर मैं जाके मर्सिडीज चलाऊँ, या इस टाइप का एस्पिरेशन नहीं है हम लोग का। हमें डर खतरा क्या है, जो जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे रहने का अधिकार मिला जाए। मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, हम लोग पहाड़ को भी पूजा करते हैं, पेट को भी करते हैं, हमारा परिभाषा इज दैट। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि एक फैक्ट्री स्कूल का मॉडल है जी, जिसमें प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं दे पिकअप ट्राइबल्स फ्रॉम दिस पीवीटीजी ग्रुप्स अक्रॉस द स्टेट एंड उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं आपके स्टेट हेडक्वार्टर में। 1 से 10 से +2 फिर ग्रेजुएशन ख़त्म करके वो चले गए, दे लूजिंग द रूट्स, वो कभी वापस जाते ही नहीं अपने गाँव को। एंड उस जगह में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ ये माइनिंग वाले धीरे धीरे घुस रहे हैं एंड उस स्कूल को ये माइनिंग वाले स्पॉन्सर करते हैं। दिस इज व्हाट आई से डिट्राइबलाइजेशन एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट। आरएसएस का मेन प्रोजेक्ट ये है।
अपने जड़ों से अलग कर दो। उनका क्या है, हिंदू हिंदू बोलते थे बट चंदा चोरी करते हैं वो लोग। आरएसएस का ये नहीं है, आरएसएस का मेन एजेंडा है कि कैसे रिजर्वेशन हट जाए। उनका मनुस्मृति का वही है ना, बेसिकली उनका मेन प्रॉब्लम वही है। अब वो एक एक ग्रुप को टारगेट करते हैं, कभी आदिवासी को, कभी क्रिश्चियन को, कभी मुसलमान को, ऐसे करके उनका प्रोजेक्ट अपना ही चल रहा है। तो दिस इज़ अ बिग इशू नाउ। जो डेवलप नहीं हो पा रहा बोल रहे हो, अब अगर डेवलप करके आप पढ़ा लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उसके ज़मीन वमीन ले लिए सब कुछ, तो वो जाएगा कहाँ? नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात है, जो उनके कुपोषण से जुड़े हुए सवाल हैं, पीने के साफ पानी का सवाल है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको बिना वहाँ से डिस्प्लेस किए हुए अब जो आधुनिक इलाज की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उन तक पहुँचें। जो कुपोषण है, कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनमें कुपोषण बहुत भयानक प्रॉब्लम है, कम से कम वो दूर हो। हमें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स को लीड करने वाले अधिकारी हैं, शायद वो समझते ही नहीं हैं कि उस आदिवासी समूह की एक्चुअल ज़रूरत क्या है। मेन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, एंड आई थिंक ये एक ओवरऑल देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पहुंचा तो है, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है, बट दिस इज मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो इसमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बट नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज मेन चीज़ इज इम्प्लीमेंटेशन एंड द पीपल हु आर एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स। देयर आर लॉट ऑफ करेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ आल्सो हैपेंस, जो कि पैसा जो फिक्स्ड है वो इतना खर्चा नहीं हो पाता जितना खर्चा होना चाहिए। उसके लिए एज ए पार्लियामेंटेरियन और लोकल रिप्रेजेंटेटिव एमएलएस हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो जो स्कीम चल रहा है उसको प्रॉपर कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वी आर लुकिंग टू इट एंड होपफुली दिस विल बी सॉल्व, बट द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट शुड नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द ट्राइबल। अच्छा, ये बताइए कि ये दावा करती है बीजेपी की सरकार कि रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है ट्राइबल मिनिस्ट्री के बजट में। जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसमें रिकॉर्ड मतलब 48,000 करोड़ और बहुत सारे फिगर्स आते रहते हैं। क्या ये फिगर्स एक्चुअल हैं या फिगर्स को प्रेजेंट करने का तरीका बदला है? कि आदिवासी मंत्रालय में ये कहा जाता है कि अभी तक के इतिहास में जितना बजट आदिवासी मंत्रालय को अभी मिला है, इतना इतिहास में कभी नहीं मिला था। देखिए, जब जीडीपी ग्रो कर रहा है, वी वर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी बोल रहे हैं 3 ट्रिलियन हो गया, तो बजट तो इंक्रीज हो गई। मेन वो नहीं है, मेन है कि द परसेंटेज ऑफ जीडीपी बजट जो अपना खर्चा होता है 50,000 करोड़ और जितना भी वो लोग बोल रहे हैं, इन कंपैरिजन टोटल जीडीपी कितना, टोटल बजट कितना परसेंटेज, दैट हैज बीन सेम। ओवरऑल बजट बढ़ेगा तो नंबर्स बढ़ेगा, एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ेगा, बट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। बट द चैलेंज हियर इज एसटी ये सब प्लान का बात में सुन रहे होंगे जी। ऐसे सब प्लान में जो भी जितना परसेंट आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे आपको बजट प्रोपगेट करना पड़ेगा इन डिफरेंट। एसटी सब प्लान में जो पैसा आता है दैट हैज़ बीन डाइवर्टेड इन दिस लास्ट 12 years। कभी ब्रिज बनाने के लिए भेज देते हैं विच सपोज टू बी फॉर द ट्राइबल्स जी, कभी ब्रिज बनाने के लिए भेज देते हैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा का जो बजट का बात कर रहा हूँ जी, जी। या फिर वो डाइवर्ट कर देते हैं कि कुछ और पुल बन गया कहीं और पे। अब फूड सिक्योरिटी में कि ठीक है आपको 22% ट्राइबल से उड़ीसा में, 22% आपका सिविल सप्लाईज में आपको पैसा होना चाहिए। तो बोलते हैं कि हो रहा है बिकॉज आदिवासी लोग भी चावल ले रहे हैं करके। तो अच्छा। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। व्हाट इज द यूज ऑफ एसटी सब प्लान? नहीं, आदिवासी लोग चावल ले रहे हैं तो 22% कवर हो गया। ऐसे नहीं होता। वो तो सेंटर में भी जितने भी मंत्रालय हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 40 से ज़्यादा मंत्रालयों को अपने बजट का एक सर्टेन परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज के लिए रखना होता है। 8% ओवरऑल है, बट इफ यू गो टू प्लेसेस वेयर देयर आर मोर ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ में 32% है, उड़ीसा में आपका 22% है, तो उतना परसेंट आपको रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ ऐसे ही जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप कोरापुट से, उड़ीसा से हैं और आप ही ने बताया कि जोएल ओराम साहब केंद्रीय मंत्री हैं, इसका कुछ लाभ मिलता है सेम स्टेट से होने का कि एक्सेस में कुछ आपके काम होने में? लाभ तो ये मिलता ही है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बट वॉट एवर इफ़ यू हैव एन इशू, फॉर एग्जांपल झोड़िया का इशू, अब
अपॉइंटमेंट मिल जाता है उनसे, क्योंकि उड़ीसा से हैं हाँ। एंड वो ट्राई भी करते हैं, बट पावर उनके पास नहीं है ना, पावर तो अमित शाह जी के पास है। अच्छा, आपको लगता है कि कभी के आप जो आदिवासी मामलों के मंत्री होते हैं वो उनके पास बहुत समय होता है, बहुत ज़्यादा काम सरकार देती नहीं है उनको, या मुझे ये गलत इम्प्रेशन है? देखिए ये मतलब जो पोर्टफोलियो है बहुत जिम्मेदारी वाली पोर्टफोलियो है। आप रिव्यू कर सकते हो, अब पीएम जनमन हो गया या फिर एसटी सब प्लान है। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन रियली डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन ब्रिंग डिफरेंट थिंग। जैसे ये फैक्ट्री स्कूल को बैन करने के लिए एक कानून लेके आ सकते हो कि ऐसा नहीं होगा, स्कूल आपके मदर टंग जो है आदिवासी की उसी लैंग्वेज में कराए, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो। आई डोंट सी दैट हैपनिंग एंड they are mostly into building roads and bridges and all, excepting for the development of tribals. But तो जो आदिवासी समाज के रियल डेवलपमेंट का है उससे आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहता है? I don't think, मतलब मुझे नहीं, I'm not satisfied। होता है थोड़ा, वो तो डेवलप कर ही रहे हैं, बट उतना लेवल पे नहीं होता जितना होना चाहिए जी। तो ये मेरा तो पर्सनल जो भी थिंक है जी। दे शुड डू इट प्रॉपर्ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? क्या आप उलाका साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।